हेलो नमस्कार साथियों, दूसरे सिविल क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। साथ ही साथ सिंधु बैच के आलोक में भी आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग भलीभांति परिचित हैं कि सिंधु बैच के आलोक में राजनीतिक सिद्धांतों की दुनिया की ओर से फिलहाल जो आपका डिस्कशन बना हुआ है समाजवाद पर आधारित है। और समाजवाद को लेकर के एक या दो प्रकार की कक्षाएं क्या और आपके सामने आने वाली हैं। और समाजवाद और राजनीतिक सिद्धांतों की दुनिया में जिस तरीके से आपके सामने रखा जाता है, मैंने पहले भी आपको बताया कि यहाँ समाजवाद को आप एक विचारधारा के रूप में लेके चलेंगे, यहाँ समाजवाद को आप एक सिद्धांत के रूप में लेके चलेंगे, यहाँ समाजवाद की राज्य आधारित चर्चाएं आपको करनी तो हैं, लेकिन समाजवाद को आप कोई बड़ा राजनीतिक सिद्धांत या राजनीतिक मूल्य मान के नहीं चलेंगे। समाजवाद को आपको पूंजीवाद के अगेंस्ट रखना होगा, पूंजीवाद को भी क्या है आपको विचारधारा मानना होगा, और ठीक इसी प्रकार से क्या है आपको समाजवाद को भी क्या है एक विचारधारा के रूप में ही क्या है लेकर के चलना होगा। जो भी तमाम प्रकार के रेस्पेक्टिव सीक्वेंसेस यहाँ पर बनने चाहिए, जो भी तमाम प्रकार की यहाँ पर परीक्षा उपयोगी कैलकुलेशंस होनी चाहिए, वो तमाम प्रकार के परीक्षा उपयोगी जो कैलकुलेशंस हैं वो आपके सामने आ रही हैं। और हम यही मान के चलेंगे कि समाजवाद राजनीतिक सिद्धांतों की दुनिया की ओर से यदि आपके सामने आता है तो जो कंपैरिजंस करने हमने आपको सिखाए हैं या जो तमाम प्रकार के कंपैरेटिव जोन्स आपके सामने इस्टेब्लिश किए गए हैं या जनरेट किए गए हैं, इस आधार पर यदि आपको सवाल वहां पे मिलेगा, सवाल बिल्कुल मिलना चाहिए क्योंकि वही पैटर्न हमने आपको दिया है, तो फिर सवाल को टैकल कैसे करना है, सवाल को संभालना कैसे है, वो फिर आपकी जिम्मेदारी क्या है वो रहेगी। हम आज सबसे पहले आपको ये समझाना चाहेंगे कि आप समाजवाद को नागरिक शास्त्र की दुनिया की किसी भी कोने में उसको रख करके आप पढ़ने का कार्य करेंगे तो समाजवाद को जब आप कैलकुलेट करने का कार्य करेंगे तो समाजवाद की ओर से आप पूंजीवाद की प्रशंसा नहीं कर सकते। हम खुल के ये बात आपके सामने रखना चाहेंगे, मामला चाहे नागरिक शास्त्र की दुनिया का हो या मामला चाहे और राजनीति विज्ञान की दुनिया का हो या मामला चाहे इतिहास की दुनिया का ही क्यों ना हो या मामला चाहे समाज शास्त्र की दुनिया का ही क्यों ना हो, यदि आप समाजवाद पर आधारित होकर के अपनी कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो फिर आपका परम कर्तव्य यह बन जाता है कि आप पूंजीवाद की प्रशंसा नहीं कर सकते और आपको पूंजीवाद की जो प्रशंसा है वो करनी भी नहीं चाहिए। यदि आप समाजवाद को समझने की प्रक्रिया में हैं तो आपको पूंजीवाद की खामियां ढूंढनी पड़ेंगी, आपको पूंजीवाद की कमियां ढूंढनी पड़ेंगी, आपको पूंजीवाद के नकारात्मक पक्षों को उजागर करना पड़ेगा, जो कार्य लगातार आपने अब तक प्रत्येक क्लास में किया भी होगा। कहने का मतलब यह हुआ, समाजवाद की ओर से अपनी यात्राओं को आगे बढ़ाते हुए या समाजवाद के संदर्भ में अपने व्यक्तित्व को, अपने मस्तिष्क को, अपने व्यवहार को किसी भी प्रकार की कोई समझ देने की प्रक्रिया में आप चाहकर भी पूंजीवाद की प्रशंसा नहीं कर सकते। आपको हर हाल में क्या है मेरे प्यारे साथियों, पूंजीवाद का आलोचक बनना ही होगा। हाँ, इतना अंतर हो सकता है कि कोई समाजवादी समाजवाद की ओर से पूंजीवाद जैसी व्यवस्था पर एक कठोर आघात करके चला जाए, और यह भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति समाजवाद की ओर से या कोई समाजवादी समाजवाद की ओर से पूंजीवाद पर हल्का आघात करके जाए। लेकिन यदि कोई समाजवादी है तो पूंजीवाद पर अपना जो आघात है वो लेकर के आएगा। आघात कठोर भी हो सकता है, आघात आपका हल्का भी हो सकता है, आलोचना आपकी कठोर भी हो सकती है, आलोचना आपकी हल्की भी हो सकती है, लेकिन यदि कोई समाजवादी है तो उसको पूंजीवाद के अगेंस्ट तो अपने आप को क्या है रखना ही होगा। कल आपने देखा था कि कल की कक्षा में हमने कल्पना लोकीय समाजवाद को भी आपके सामने कैलकुलेट किया और कल्पना लोकीय समाजवाद की ओर से बढ़िया बढ़िया जो डिस्कशंस हैं वो हमने आपके सामने क्या है लाने का कार्य किया। और जो आपके आरंभिक समाजवादी रहे तो आरंभिक समाजवादियों की कैलकुलेशन हम आपके सामने कर ही चुके हैं। आज मुद्दा थोड़ा सा बदला हुआ रहेगा, लेकिन
सेशन की जो ग्रेविटी है, सेशन का जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो बिल्कुल वही रहेगा जो अब तक आपको क्या हमने समाजवाद की ओर से क्या मेरे प्यारे साथियों सिखाया होगा। असल में यहां पर एक ऐसे व्यक्ति का जिक्र हम करना चाहेंगे। देखिए चैप्टर तो आपका वही है जिसको आपने क्या कहा था, समाजवाद कहा, लेकिन यहां पर हम एक ऐसे व्यक्ति का जिक्र आपके सामने करना चाहेंगे जिनकी प्रशंसा, जिनकी तारीफ, जिनकी चर्चा कार्ल मार्क्स खुद करके चले हैं। तो आपको इनको यहां पर थोड़ा सम्मान भी देकर के चलना पड़ेगा, लेकिन वो जो व्यक्ति हैं उनका जिक्र हम बाद में करेंगे। पहले आप एक काम करो, ये सीख लो पूरा पूरा कि मान लीजिए हमने आपके सामने क्या लिखा, पूंजीवाद। मान लीजिए हमने आपके सामने क्या लिखा, पूंजीवाद। तो आपको समाजवाद की ओर से पूंजीवाद पर कुछ प्रहार करने आने चाहिए, या आपको समाजवाद की ओर से पूंजीवाद पर कुछ आघात करने आनी चाहिए, जो बिल्कुल क्या है, जरूरी है। तो जैसे मैंने आपके सामने क्या लिखा मेरे प्यारे साथियों, पूंजीवाद को हमने आपको क्या यहां पर लिख करके दिखाया। तो आपको पूंजीवाद के नकारात्मक पक्षों पर चर्चा करनी है। सबसे पहले क्या करेंगे, आप पूंजीवाद के नकारात्मक पक्षों पर क्या है मेरे प्यारे साथियों, आप पूंजीवाद के नकारात्मक पक्षों पर चर्चा करने का कार्य करेंगे। आप पूंजीवाद के नकारात्मक पक्षों पर क्या है अपना डिस्कशन लेकर के आएंगे, है ना। पूंजीवाद के नकारात्मक पक्षों को क्या है आपको यहां पर डिस्कस करके चलना पड़ेगा। बहुत आसान है, हमने आपको बहुत सारी बातें क्या हैं इस संदर्भ में सिखाई भी हैं। सबसे पहले तो आपको वही कहना होगा कि पूंजीवाद में आपको क्या दिखाई पड़ता है, आपको संसाधनों का, पूंजीवाद में आपको क्या दिखाई पड़ता है, आपको संसाधनों का, है ना, खुल के कहेंगे, आपको संसाधनों का सेंट्रलाइजेशन आपको दिखाई पड़ता है, यानी कि संसाधनों का केंद्रीयकरण आपको दिखाई पड़ता है, जो ठीक नहीं है। संसाधनों का सेंट्रलाइजेशन आपको दिखाई पड़ता है, यानी कि संसाधनों का केंद्रीयकरण आपको दिखाई पड़ता है। एक वर्ग विशेष जिसे आप पूंजीपति वर्ग कहने का कार्य करते हैं, उसी का संसाधनों पर क्या है आपको सेंट्रलाइजेशन दिखाई पड़ता है। इसका उल्टा वर्जन हमने आपको क्या सिखाया होगा कि पूंजीवाद में क्या है, पूंजीवाद में क्या है, संसाधनों का विकेंद्रीकरण आपको नहीं दिखाई पड़ता। पूंजीवाद में क्या है, संसाधनों का विकेंद्रीकरण आपको नहीं दिखाई पड़ता। पूंजीवाद में क्या है मेरे प्यारे साथियों, संसाधनों का डिसेंट्रलाइजेशन क्या है आपको नहीं दिखाई पड़ता, आपको नहीं दिखाई पड़ता। साथ ही साथ आपको यह भी बताना आना चाहिए कि जब आप संसाधनों पर सेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, या जब आप संसाधनों पर एक वर्ग विशेष के अधिकारों की बात करते हैं, तो ये जो आपकी चर्चाएं हैं ये गैर लोकतांत्रिक ही मानी जाती हैं। और जब आप संसाधनों पर विकेंद्रीकरण की बात करते हैं, यानी कि सभी लोगों के सामूहिक अधिकार की बात करते हैं, तो इस प्रकार की जो आपकी चर्चा वो कैसी मानी जाती है, वो आपकी लोकतांत्रिक मानी जाती है। यानी कि जब जब आपको संसाधनों का सेंट्रलाइजेशन दिखाना पड़ेगा, तो नकारात्मक पक्ष का मतलब ये भी हो जाता है कि ऊपर वाला जो फ्रेज है वो आपको गैर लोकतांत्रिक बताना है, और नीचे वाला जो फ्रेज है वो आपको क्या है, लोकतांत्रिक बताना है। अगली बात आप ये हमेशा कह के चले होंगे कि पूंजीवाद में क्या है, जैसे मैंने लिखा पूंजीपति वर्ग, पूंजीवाद में जैसे मैंने आपको क्या लिख के दिखाया, पूंजीपति वर्ग, तो मैंने सारी चीजें आपको ऑलरेडी पढ़ाई भी हैं। आज अलग तरीके से आपको इनके कुछ आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे लेके चल रहे हैं। पूंजीपति वर्ग के लाभ को प्राथमिकता, पूंजीपति वर्ग के लाभ को प्राथमिकता, पूंजीपति वर्ग के लाभ को प्राथमिकता, पूंजीपति वर्ग के लाभ को आप लोग क्या देके चलते हैं, प्राथमिकता देके चलते हैं। पूंजीपति वर्ग के लाभ को आप क्या है, प्राथमिकता देके चलते हैं। यानी कि एक वर्ग विशेष के लाभ को आप प्राथमिकता देते हैं, एक वर्ग विशेष के लाभ को आप प्राथमिकता देते हैं। उर्दू समाज का बड़ा वर्ग है जिसे आप मजदूर वर्ग कहने का कार्य करते हैं, उसके लाभ को, उसके विकास को, या उसकी जो सुविधाएं हैं आप उनको दंडनीकार करने का कार्य करते हैं, है ना। जैसे मजदूर वर्ग के शोषण को प्राथमिकता, मजदूर वर्ग के शोषण को प्राथमिकता, जैसे क्या कहेंगे भाई, मजदूर वर्ग के शोषण को प्राथमिकता, 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 मजदूर वर्ग के क्या है, शोषण को प्राथमिकता। यानी कि पूंजीपति वर्ग के तो लाभ को आप प्राथमिकता देने का कार्य करते हैं, और मजदूर वर्ग के शोषण को आप लोग क्या है मेरे प्यारे साथियों यहां पर प्राथमिकता देने का कार्य करते हैं, प्राथमिकता देने का कार्य करते हैं। तो कुल मिलाकर के आप यहां पर इतना अवश्य आप लिख करके चलेंगे कि
कि जैसे मैं आपको दिखाने की स्थिति में हूं कि कुछ फ्रेजेज मैंने आपके सामने लिखे हैं, तो इनका कंक्लूजन आपको किस रूप में लेकर के चल रहा है, इनका कंक्लूजन यानी कि इनका जो निष्कर्ष है आप यहां पर किस रूप में लेकर के चलेंगे कि सब कुछ जो फ्रेजेज मैंने आपको दिखाए हैं ये क्या है, गैर लोकतांत्रिक हैं। इनको आप क्या कहने का कार्य करेंगे, लोकतांत्रिक नहीं बल्कि क्या है, गैर लोकतांत्रिक कहने का कार्य करेंगे। गैर लोकतांत्रिक क्या है, कहने का कार्य करेंगे। गैर लोकतांत्रिक क्या है भाई, कहने का कार्य करेंगे। क्योंकि आप देख लो, यदि संसाधनों का सेंट्रलाइजेशन एक वर्ग विशेष का, तो ये मामला किसका माना जाएगा, गैर लोकतांत्रिक माना जाएगा। संसाधनों का विकेंद्रीकरण आपको नहीं दिखाई पड़ता है, तो ये मामला भी क्या माना जाएगा, गैर लोकतांत्रिक ही माना जाएगा। पूंजीपति वर्ग के लाभ को प्राथमिकता, यानी कि समाज में एक वर्ग विशेष के लाभ को प्राथमिकता देने का कार्य करते हैं, तो ये भी क्या माना जाएगा, गैर लोकतांत्रिक माना जाएगा। और मजदूर वर्ग के शोषण को आप प्राथमिकता देने का कार्य करते हैं, तो ये भी यहां पर क्या माना जाएगा मेरे प्यारे साथियों, गैर लोकतांत्रिक ही माना जाएगा। तो कंक्लूजन, निष्कर्ष आप निकाल सकते हैं कि सारे के सारे फ्रेजेज आपको कहां पर लेके जाते हैं कि पूंजीवाद में कुछ ऐसे व्यवहार आपके सामने आ जाते हैं जो लोकतांत्रिक आपको नहीं मिल पाते, बल्कि कैसे मिलते हैं, गैर लोकतांत्रिक आपको दिखाई पड़ते हैं, है ना। इतना ही नहीं, आप एक बात देखो, इतना ही नहीं, आप यहां पर क्या है, कुछ और भी जो आपके फ्रेजेज हैं आप उनको यहां पर इस्टेब्लिश करके चल सकते हैं। यानी कि आप एक बात देखो कि पूंजीवाद में, इस बात को समझना, पूंजीवाद में जब आप वर्ग आधारित चर्चा करने की बात करते हैं, पूंजीवाद में जब आप लोग क्या है मेरे प्यारे साथियों, वर्ग आधारित चर्चा करने की बात करते हैं, वर्ग आधारित चर्चा करने की बात करते हैं, तो एक पैटर्न आप ये भी अपना सकते हैं कि एक को आप क्या कहते हैं, उत्पादन कराने वाला, एक को आप क्या कहते हैं, उत्पादन कराने वाला, एक को आप क्या कहते हैं, उत्पादन कराने वाला, ओके, एक को आप क्या कहेंगे, उत्पादन कराने वाला, और एक को आप यहां पर क्या कहने का प्रयास करते हैं मेरे प्यारे साथियों, उत्पादन करने वाला, उत्पादन करने वाला, उत्पादन करने वाला, उत्पादन करने वाला। अब आप ये जान ही पा रहे होंगे कि यहां पर जो आपका उत्पादन कराने वाला है, तो उत्पादन कराने वाला जो आपका बनेगा, आप उसे क्या कहने का कार्य करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, आपका पूंजीपति वर्ग बन जाएगा। भाई ये आपका यहां पर क्या बनेगा, ये आपका पूंजीपति वर्ग ही बन के आता है, ये आपका यहां पर क्या बनेगा, पूंजीपति वर्ग बन के आएगा। और जो यहां पर आपका उत्पादन करने वाला है उसे आप क्या कहते हैं, मजदूर वर्ग ही कहते हैं, उसे आप क्या कहते हैं, मजदूर वर्ग ही कहते हैं, उसे आप क्या कहते हैं, मजदूर वर्ग ही कहते हैं। तो ये तो आप दिखा ही चुके हैं कि मजदूर वर्ग का संसाधनों पर अधिकार नहीं, संसाधनों पर क्योंकि मामला किसका है, सेंट्रलाइजेशन का है, यानी कि समाज के एक वर्ग विशेष का अधिकार है, और उस वर्ग विशेष को आप क्या कहेंगे, पूंजीपति वर्ग कहेंगे। और आप ये भी दिखा चुके हैं कि मजदूर वर्ग के शोषण को प्राथमिकता है, और मजदूर वर्ग के शोषण की तीव्रता जितनी ज्यादा होगी, इसमें कहा जाता है उतना ही क्या होगा, पूंजीपति वर्ग के लाभ को क्या मिलेगी, तीव्रता भी प्राप्त होगी। तो आप संसाधनों पर अधिकार न दे करके पहले से ये कार्य कर चुके हैं। तो एक तरीका ये हो सकता है इस चीज को डिफाइन करने का बढ़िया, कि जब आप इनके मध्य, ये समझ में आता है, जब आप इनके मध्य, है ना, इनके मध्य के संबंधों पर आप चर्चा करने का कार्य करेंगे, इनके मध्य के संबंधों पर जब आप डिस्कशन करने का कार्य करेंगे, इनके मध्य के संबंधों पर मेरे प्यारे साथियों जब आप चर्चा करने का कार्य करेंगे, तो हमेशा ये कहना, एग्जामिनर कहां पे फंसाएगा, तो इनके मध्य के जो रिलेशंस आपको दिखाई पड़ते हैं, इनके मध्य के जो संबंध आपको दिखाई पड़ते हैं, मामला एकदम पाक साफ है, खुला हुआ मामला है कि जो संबंध हैं उनमें क्या है ना, आपको नैतिक संबंध तो लेकर के चलने ही नहीं है, नैतिक संबंध तो आप लेकर के नहीं चल सकते ना, नैतिक संबंध नहीं दिखाई पड़ते, क्योंकि मजदूर वर्ग का क्या है, शोषण है, मजदूर वर्ग को आपने क्या है, अधिकार विहीन किया हुआ है। तो ये जो संबंध हैं ये नैतिक धरातल पर कार्य नहीं करते हैं, बल्कि ये क्या है, ये जो संबंध होते हैं, इन संबंधों को आपको क्या कहने की आवश्यकता है, इन संबंधों को आपको क्या है, हमेशा शोषणकारी कहने की आवश्यकता है। यानी कि पूंजीवाद में आप हमेशा ये कहेंगे कि जो उत्पादन कराने वाला है और जो उत्पादन करने वाला है, उनके मध्य के संबंध इस रूप में आपके सामने आ जाते हैं कि नैतिक आधार तो कोई मिलता ही नहीं है, नैतिक आधार तो कहीं से कहीं तक आपको मिलता ही नहीं है, आपको शोषणकारी तत्वों को लागू करा के दिखाना पड़ेगा। जैसे मैंने कुछ फ्रेजेज आपके सामने रखे हैं, और संबंधों को जब आप कैलकुलेट करने का कार्य करेंगे, तो संबंध जो आपके कैलकुलेट होंगे उन नैतिक
आधार पर नहीं होंगे, बल्कि किस आधार पर संबंध अपने आप को कैलकुलेट कराएंगे, शोषणकारी आधार पर कराएंगे। तो चिंता का विषय तो है ही, ये आप देख पा रहे होंगे, चिंता का विषय तो क्या है मेरे प्यारे साथियों, यहां पर बना हुआ है। इसी नाते समाजवाद पूंजीवाद पर आघात करके चला, और समाजवाद वास्तव में यही चाहता था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में या पूंजीवादी व्यवस्था में या पूंजीवादी विचारधारा में जिस प्रकार से समाज के एक बड़े वर्ग अर्थात उत्पादन करने वाले वर्ग अर्थात मजदूर वर्ग का नाना प्रकार से शोषण हो रहा है, इस मजदूर वर्ग को अपने इस शोषण से क्या है मुक्ति मिले, और जीवन के संदर्भ में जो भी अनिवार्य सुविधाएं मिलनी चाहिए, उन तमाम प्रकार की जो अनिवार्य सुविधाएं हैं उनका लाभ किनको प्राप्त हो पाए, मजदूर वर्ग को प्राप्त हो पाए। तो मामला बड़ा चिंता का विषय है। कभी जब आप इसके बारे में ढंग से सोचने का विचार करेंगे, इस प्रकार के फ्रेजेस जब आप लाने का कार्य करेंगे, तो आपको खुद ये सोचना पड़ जाएगा कि भाई कितना गलत उस समय हो रहा था। अब यहां पर है ना, ये बात मैंने आपको बताई। अब यहां पर एक करैक्टर आपको लेकर के चलने हैं, इनका नाम आप लेके चलेंगे हेनरी साइमन। नाम क्या बताएंगे? हेनरी साइमन, जाने माने समाजवादी हैं हेनरी साइमन। हेनरी साइमन, और ये जो आपके हेनरी साइमन हैं, इनकी प्रशंसा कार्ल मार्क्स भी करके चले थे। कार्ल मार्क्स की एक बुक आपने देखा होगा, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो कार्ल मार्क्स ने अपनी इस किताब कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में क्या है, इनकी बड़ी तारीफ की है कि इन्होंने पूंजीवाद पर क्या है आघात करने का कार्य किया है। तो ये जो आपके हेनरी साइमन आपको दिखाई पड़ रहे हैं, तो यहां पर आप एक काम और करेंगे मेरे कहने से कि हेनरी साइमन की एक बुक आप लेके चलेंगे। हेनरी साइमन की क्या है एक बुक आप लेके चलेंगे, और बुक का नाम जो आपको बताना है वो बताना है ऑन द इंडस्ट्रियल क्या बताएंगे? बुक का नाम आप यहां पर क्या बता के चलेंगे? ऑन द इंडस्ट्रियल। किताब आ सकती है ऑन द इंडस्ट्रियल सिस्टम, ऑन द इंडस्ट्रियल सिस्टम बताएंगे। तो किताब का नाम यहां पर आप क्या बताने का कार्य करेंगे? ऑन द इंडस्ट्रियल सिस्टम बताने का कार्य करेंगे। और ये जो किताब है, इसी किताब का रेफरेंस लेकर के आप ये कहेंगे कि जो यहां पर करैक्टर आपने लिए हैं, जो यहां पर करैक्टर आपने लिए हैं, जिनका नाम क्या है? हेनरी साइमन है। जिनका नाम क्या है? भी हेनरी साइमन है। तो यहां पर हेनरी साइमन, जब आप इस बुक का रेफरेंस लेने का बात करेंगे, तो हेनरी साइमन को आप क्या है एक सच्चा समाजवादी कहेंगे, एक सच्चा समाजवादी कहेंगे, एक सच्चा समाजवादी माना जाएगा इनको, एक सच्चा समाजवादी माना जाएगा। और बिल्कुल क्या है खुल के व्यवहार करने की आवश्यकता रह जाएगी। एक सच्चा समाजवादी क्या है, बिल्कुल आप इनको खुल के कहेंगे। और साथ ही साथ क्या है, हेनरी साइमन को आप यहीं से क्या मान के चलेंगे? पूंजीवाद का विरोधी मान के चलेंगे। हेनरी साइमन को यहां से आप क्या मान के चलेंगे? पूंजीवाद का विरोधी मान के चलेंगे। पूंजीवाद का विरोधी मान के चलेंगे। पूंजीवाद का क्या है? विरोधी मान के चलेंगे। और जिस बुक का रेफरेंस हमने आपके सामने रखा है कि ऑन द इंडस्ट्रियल सिस्टम, अपनी इस किताब के माध्यम से जो आपके हेनरी साइमन साहब हैं, वो पूंजीवाद पर आघात करने का कार्य करते हैं। और इनका अच्छा मुझे यह लगता है कि इन्होंने बहुत ज्यादा डिटेल्ड डिस्कशन तो नहीं किए हैं, लेकिन निशाना ऐसा साधा है कि पूंजीवाद अपने आप को बचा नहीं पा रहा है। मैं फिर वही कहूंगा कि इन्होंने बहुत ज्यादा डिटेल्ड डिस्कशन तो नहीं किए हैं, लेकिन यहां पर जो हेनरी साइमन महोदय आपको दिखाई पड़ते हैं, इन्होंने पूंजीवाद पर इतना कारगर निशाना लगाया है कि पूंजीवाद आज तक भी इनके आघात से अपने आप को बचा नहीं पा रहा है। जैसे हेनरी साइमन आपको बहुत ज्यादा डिटेल में वो जाते ही नहीं है। हेनरी साइमन जो है बहुत ज्यादा डिटेल में वो जाते ही नहीं है। तो हेनरी साइमन की ओर से अगर आपको ये दिखाना हो कि पूंजीवाद पर आक्रमण, तो आप आक्रमण जो है वो किस रूप में लेके चलेंगे? पूंजीवाद पर आक्रमण जो है, तो मेरे प्यारे साथियों, आप पूंजीवाद पर जो अटैक करवाएंगे इनकी ओर से, तो पूंजीवाद पर जो आक्रमण है आप यहां पर किस रूप में लेके चलेंगे? तो वही कहानी जो मैंने अभी समझाई थी, उसी से रास्ता आपको मिलेगा कि पहला तो काम आप चुपके से यही कर ले कि पूंजीवाद में क्या है, वर्ग आधारित चर्चा कर लें। पूंजीवाद में क्या है, वर्ग आधारित चर्चा कर लें। पूंजीवाद में क्या है, वर्ग आधारित चर्चा कर लें। और जब आप पूंजीवाद में क्या है, वर्ग आधारित चर्चा करने का कार्य करेंगे, तो
तो आप जान ही पा रहे हैं कि वर्ग आधारित चर्चा में दो पैटर्न आपको अपनाने हैं। एक आपको क्या दिखाना है, पूंजीपति वर्ग आपको दिखाना है। एक आपको क्या दिखाना है, पूंजीपति वर्ग आपको दिखाना है। एक आपको क्या दिखाना है, पूंजीपति वर्ग आपको दिखाना है। और एक आपको क्या दिखाना है, मजदूर वर्ग आपको दिखाना है। एक आपको क्या दिखाना है, पूंजीपति वर्ग आपको दिखाना है, और एक आपको यहां पर क्या, मजदूर वर्ग आपको दिखाना है। जनरली हमने क्या कहा, हमने आपको यही तो समझाया कि जनरली पूंजीवाद में पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग के मध्य के जो संबंध हैं उनका आधार नैतिक नहीं होता, बल्कि उनका आधार क्या होता है, शोषणकारी होता है। लेकिन जो आपके हेनरी साइमन है, जब इन दोनों को म्यूचुअली कनेक्ट करने का कार्य करेंगे, जब इन दोनों को म्यूचुअली कनेक्ट करने का कार्य करेंगे, तो खुल के आपसे कहेंगे कि संबंधों का आधार, खुल के आपसे कहेंगे कि संबंधों का आधार, यही बात आपको भी समझना है कि संबंधों का आधार शोषणकारी नहीं होना चाहिए। संबंधों का आधार शोषणकारी नहीं होना चाहिए। संबंधों का आधार क्या है, शोषणकारी नहीं होना चाहिए, बल्कि ये आपको क्या समझाएंगे कि संबंधों का आधार कैसा हो, नैतिक हो। संबंधों का आधार कैसा हो, नैतिक हो। संबंधों का आधार नैतिक हो। संबंधों का आधार कैसा हो, नैतिक हो। संबंधों का आधार कैसा हो जाए मेरे प्यारे साथियों, नैतिक हो जाए। संबंधों का आधार कैसा हो जाए, नैतिक हो जाए, है ना। जबकि पूंजीवाद में ऐसा नहीं दिखाई पड़ता है। तो इनका पूंजीवाद पर यही एक आक्रमण है। अब जनरली पूंजीवाद में यह कहा जाता है कि जो आपका पूंजीपति वर्ग है वो संसाधनों पर अपना सेंट्रलाइजेशन बना करके चलता है, नाना प्रकार के विशेषाधिकार अपने आप को ही देने का कार्य करता है ना। तो अगर हेनरी साइमन ये कहना चाहते हैं कि संबंधों का आधार शोषणकारी नहीं होना चाहिए, संबंधों का जो आधार है वो कैसा होना चाहिए, नैतिक होना चाहिए, जो पूंजीपति वर्ग नाना प्रकार के विशेषाधिकारों का लाभ प्राप्त करता है या नाना प्रकार के विशेषाधिकारों का लाभ प्राप्त करते हुए अपने आप को आगे बढ़ाता है, तो वो इनके संदेशों को क्यों मानेगा। आप समझो मेरी बात को, वो इनके संदेशों को क्यों मानेगा जब तक वो, है ना, अपने और मजदूर वर्ग के संबंध जो हैं उनको शोषणकारी बना करके रखेगा, तब तक ही उसको क्या है, नाना प्रकार के लाभ प्राप्त होते रहेंगे। और यदि यहां वो हेनरी साइमन साहब की बात को मान लेता है और संबंधों का आधार जो है वो नैतिक बना लेता है, तो इसका मतलब क्या होगा कि उसको अपने तमाम प्रकार के विशेषाधिकार छोड़ने पड़ेंगे। उसको जो लाभ प्राप्त होता है उस लाभ में एक शेयर किसको देना पड़ेगा, मजदूर वर्ग को भी देना पड़ेगा। तो मैं वही तो आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि यदि ये इन दोनों के जो म्यूचुअल रिलेशंस हैं, अगर उनको शोषणकारी नहीं चाहते, नैतिक संबंधों के आधार पर आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ये इनका बहुत ही कठोर आक्रमण है। किस पर, पूंजीवादी व्यवस्था पर। यहां पर एक बात और आप लेके चलेंगे हेनरी साइमन की ओर से कि जो हेनरी साइमन है, बिल्कुल इस बात को लेकर के चलना, और निष्कर्ष के रूप में क्या है, यहां पर इस बात को आप क्या है, नोट डाउन करके चलेंगे कि जो आपके हेनरी साइमन है ना, जो आपके कौन है, हेनरी साइमन है, बिल्कुल इस बात को क्या है, यहां पर आपको नोट डाउन करने की आवश्यकता है कि जो यहां पर आपको हेनरी साइमन दिखाई पड़ते हैं, यह बात आपके ही समझ में आ रही होगी, वो केवल संबंधों में परिवर्तन कराना चाहते हैं। यानी कि जो संबंध क्या है, शोषणकारी हैं, उनको क्या है, नैतिक आधार देना चाहते हैं। तो फिर आपको यह भी कहने की आवश्यकता पड़ जाती है कि जो यहां पर आपके हेनरी साइमन है वो पूंजीवाद का संपूर्ण नाश नहीं करवाना चाहते थे, विरोधी हैं, लेकिन पूंजीवाद का संपूर्ण विनाश नहीं करवाना चाहते थे। पूंजीवाद का संपूर्ण जो आपका विनाश है उसको नहीं करवाना चाहते थे। ये बात आपके समझ में आ रही होगी। इस बात को पकड़ने में या इस बात को समझने में हमारे हिसाब से तो किसी प्रकार की कोई असुविधा आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने केवल संबंधों में परिवर्तन की वकालत की है और उनकी वकालत आपको कहीं से कहीं इस ओर लेकर के नहीं जाती है कि जो यहां पर आपके हेनरी साइमन है वो पूंजीवादी व्यवस्था को जड़ से उखाड़ना चाहते थे या पूंजीवादी व्यवस्था का संपूर्ण नाश करवाना चाहते थे। लेकिन मैंने गंभीर आक्रमण केवल इस नाते कहा क्योंकि संबंधों का जो शोषणकारी धरातल है वही तो पूंजीपति वर्ग को आनंद कराता है, वही तो पूंजीपति वर्ग को नाना प्रकार के विशेषाधिकार देने का कार्य करता है,
और यदि हेनरी साइमन के अकॉर्डिंग जो आपका पूंजीपति वर्ग है व्यवहार करने का कार्य करे, तो आप वही तो कहेंगे कि पूंजीपति वर्ग को अपने तमाम प्रकार के विशेषाधिकारों को खोना होगा। और पूंजीपति वर्ग ऐसा क्यों चाहेगा? तो वही आप मान के चलेंगे कि संबंधों में परिवर्तन की वकालत है, लेकिन संबंधों में जो आपकी परिवर्तन की वकालत है वो आपको कहीं से कहीं तक ये सिखाने का कार्य नहीं करती है कि जो हेनरी साइमन है वो पूंजीवाद को बिल्कुल संपूर्ण तौर पर मिटाना चाहते थे, या उनको पूंजीवाद का आप संपूर्ण विनाशक नहीं कहेंगे, बल्कि आप उनको पूंजीवाद का एक आलोचक कहेंगे। ये कहना क्या है यहां पर ठीक रहेगा। ठीक है, तो यहां तक के डिस्कशन में मेरे हिसाब से क्या है, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत या आपको किसी प्रकार की क्या है समस्या नहीं होनी चाहिए। अब इसी प्रकार से एक करैक्टर और हम आपके सामने रखना चाहेंगे। इनका नाम देखिए क्या है, रॉबर्ट ओवन इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रॉबर्ट ओवन। ये भी पक्के समाजवादी हैं। रॉबर्ट क्या कहेंगे? रॉबर्ट ओवन कहेंगे। और ये जो आपके रॉबर्ट ओवन हैं, इनके बारे में 3 प्रकार के मेजर जो आपके आइडेंटिफिकेशंस हैं वो आपको यहां पर क्या है लेकर के चलने होते हैं। सबसे पहले तो आप ये कहेंगे कि रॉबर्ट ओवन जो हैं ये क्या हैं? ये ब्रिटेन के प्रसिद्ध समाजवादी हैं। ब्रिटेन के प्रसिद्ध समाजवादी, ब्रिटेन के प्रसिद्ध समाजवादी, ब्रिटेन के प्रसिद्ध समाजवादी, इनको आप क्या कहने का कार्य करेंगे? ब्रिटेन के प्रसिद्ध समाजवादी कहने का कार्य करेंगे। और अच्छी बात यह भी है कि आप यहां पर यह भी नोट डाउन करके चलें कि इनको क्या है, ब्रिटेन के समाजवाद का पिता कहा गया। इनको क्या है, ब्रिटेन के समाजवाद का पिता कहा गया। इनको ब्रिटेन के समाजवाद का पिता कहा गया। मेरे प्यारे साथियों, इनको ब्रिटेन के समाजवाद का फादर कहा गया, यानी कि इनको ब्रिटेन के समाजवाद का पिता कहा गया। इनको ब्रिटेन की समाजवाद का क्या है, पिता कहा गया, है ना। तो जनरली इस प्रकार के जो सवाल हैं बहुत ही प्यार के साथ क्या है, कई बार क्या होता है आप लोगों की परीक्षाओं में क्या है आपसे टकरा जाते हैं। अब जो आपके रॉबर्ट ओवन है, इन्होंने एक क्या है ऐसे लिखने का कार्य किया था। इन्होंने क्या है ऐसे लिखने का कार्य किया था, है ना। इन्होंने क्या है ऐसे लिखने का कार्य किया था। और इन्होंने जो ऐसे लिखने का कार्य किया था, इसको ऐसे ही बनाएंगे निबंध। और इनके ऐसे का नाम क्या था? अ न्यू व्यू, क्या कहेंगे? अ न्यू व्यू ऑफ सोसाइटी। तो कई बार इस प्रकार के जो आपके रेफरेंसेस हैं ये भी आप लोगों के परीक्षाओं में आ जाते हैं। तो ये जो ऐसे हम यहां पर आपको दिखाने का कार्य कर रहे हैं, जिसका नाम हमने आपको क्या बताया, अ न्यू व्यू ऑफ सोसाइटी। तो जब आप इस ऐसे को यानी कि इस निबंध को कैलकुलेट करने का कार्य करेंगे तो रॉबर्ट ओवन के बारे में आप ये बातें बता पाएंगे कि रॉबर्ट ओवन जो है पक्के समाजवादी हैं। तो ये तो क्लियर है कि यदि वो समाजवादी हैं तो पूंजीवाद के बिल्कुल क्या है अगेंस्ट आपको मिलेंगे। पूंजीवाद के क्या अगेंस्ट आपको मिलेंगे। अब ये जो ऐसे हमने आपको यहां पर नोट डाउन कराया है, इस ऐसे को आधार बना करके आप ये कहेंगे कि अपने निबंध के माध्यम से खुल के व्यवहार करने की आवश्यकता है कि अपने निबंध के माध्यम से एक आदर्श समाज, है ना, एक आदर्श समाज का विचार प्रस्तुत किया। 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 ठीक है। और यहां पर आपको किस किस प्रकार से व्यवहार करना है ना। तो देखो जो आपके रॉबर्ट ओवन है, उन्होंने जिस आदर्श समाज का विचार आपको देने का कार्य किया है या जिस आदर्श समाज का विचार आपके सामने रखा है, उसमें वो कहते हैं कि भैया देखिए ऐसा है कि मेरा जो आदर्श समाज होगा, बात को समझना, मेरा जो क्या होगा आदर्श समाज होगा, मेरा जो आदर्श समाज होगा। और जब इस आदर्श समाज के साथ आप मानवीय समुदाय को कनेक्ट करने का कार्य करेंगे, आप मानवीय समुदाय को क्या है कनेक्ट करने का कार्य करेंगे, आप मानवीय समुदाय को क्या कनेक्ट करने का कार्य करेंगे, तो मेरा जो आदर्श समाज होगा और मेरे आदर्श समाज के अंतर्गत जो आपको मानवीय समुदाय दिखाई पड़ेगा, इस मानवीय समुदाय को हम क्या नहीं देके चलेंगे,
ये बहुत बड़ी बातें होती हैं कि पारस्परिक संघर्ष हम नहीं देंगे, हम पारस्परिक संघर्ष नहीं देंगे, हम पारस्परिक संघर्ष नहीं देना चाहते हैं, हम पारस्परिक संघर्ष नहीं देना चाहते हैं, है ना। और ये बात भी याद रखना कि उन्होंने जिस आदर्श समाज की स्थापना करने का कार्य किया है, ये आदर्श समाज जो है ये पूंजीवाद के विरोध में है। खुल के लिखो बिल्कुल, ये क्या माना जाएगा, ये पूंजीवाद के विरोध में ही माना जाएगा। ये किस में माना जाएगा, ये यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों क्या है, पूंजीवाद के विरोध में ही क्या है, आप इसको यहाँ पर क्या लेकर के चलेंगे। तो कहते हैं कि मेरा जो आदर्श समाज होगा और मेरे आदर्श समाज के अंतर्गत जो आपको मानवीय समुदाय दिखाई पड़ेगा, तो हम अपने ही आदर्श समाज के मानवीय समुदाय को क्या है, पारस्परिक संघर्षों का ग्राउंड नहीं देना चाहेंगे। हम क्या देना चाहेंगे, पारस्परिक सहयोग का ग्राउंड देना चाहेंगे। हम क्या देना चाहेंगे, हम पारस्परिक सहयोग का ग्राउंड देना चाहेंगे, हम पारस्परिक सहयोग का ग्राउंड देना चाहेंगे, जो अच्छी बात भी है, क्योंकि ये बातें तो आप जो लोग जानते हैं कि पारस्परिक संघर्षों को जो आपका धरातल है वो मानवीय समुदाय के विकास को अवरुद्ध करने का कार्य करता है। मानवीय समुदाय के लोगों के मध्य में क्या है, नकारात्मक रूप से प्रतिस्पर्धाएं बढ़ाने का कार्य करता है। लेकिन जो पारस्परिक सहयोग का ग्राउंड है वो मानवीय समुदाय के लोगों के विकास को क्या है, एक सही दिशा और दशा देने का कार्य करता है। तो रॉबर्ट ओवन जो हैं वो पूंजीवाद को हटाते हुए अपने जिस आदर्श समाज को लाना चाहते हैं, तो उस आदर्श समाज में वो चाहते हैं कि जो मानवीय समुदाय होगा, तो मानवीय समुदाय के लोगों के मध्य क्या है, हम क्या नहीं लाना चाहते, हम पारस्परिक संघर्षों के ग्राउंड को नहीं लाना चाहते, हम पारस्परिक सहयोग के ग्राउंड को क्या है, लाना चाहते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मेरे आदर्श राज्य का जो मानवीय समुदाय होगा, है ना, वो क्या करेगा, एक दूसरे के अधिकारों का सम्मान करेगा। कुछ ऐसा ही है जैसा महात्मा गांधी का राम राज्य का सिद्धांत आपको दिखाई पड़ता है। एक दूसरे के अधिकारों का सम्मान करेगा, 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 एक दूसरे के अधिकारों का सम्मान करेगा। साथ ही साथ जो आपके रॉबर्ट ओवन है, उन्होंने मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर अपने आदर्शवादी समाज की ओर से ये भी कहा कि मेरे आदर्शवादी समाज का जो मानवीय समुदाय होगा वो क्या है, वो एक दूसरे के व्यक्तित्व, एक दूसरे के व्यक्तित्व, एक दूसरे के व्यक्तित्व की गरिमा का, एक दूसरे के व्यक्तित्व, एक दूसरे के व्यक्तित्व की गरिमा का सम्मान करेगा, एक दूसरे के व्यक्तित्व की गरिमा का सम्मान करेगा, गरिमा का सम्मान करेगा, एक दूसरे के व्यक्तित्व की गरिमा का क्या करेगा, सम्मान करेगा। तो बातें तो सही हैं, बातें तो सही हैं। तो इस प्रकार से आप रॉबर्ट ओवन को लेकर के चलते हैं कि ब्रिटेन के प्रसिद्ध समाजवादी माने गए हैं और ब्रिटेन की समाजवाद का पिता भी कहा गया है। इनके ऐसे को आपको पकड़ना है और इनका ऐसे क्या है, अ न्यू व्यू ऑफ द सोसाइटी कह सकते हैं आप। तो अपने इस निबंध के माध्यम से उन्होंने क्या है, एक आदर्श समाज का विचार प्रस्तुत किया है और ये आदर्श समाज का जो विचार है ये पूंजीवाद के विरोध में है, खुल के व्यवहार करते हैं। हालांकि इनका व्यवहार कल्पना लोकीय हो सकता है, कल्पनाओं पर आधारित हो सकता है, लेकिन बातें अच्छी कर रहे हैं। कहते हैं कि हम अपने आदर्शवादी समाज के मानवीय समुदाय को पारस्परिक संघर्षों का ग्राउंड नहीं देंगे, बल्कि पारस्परिक सहयोग का ग्राउंड देंगे और इस मानवीय समुदाय से ये अपेक्षाएं करके चलेंगे कि ये जो मानवीय समुदाय है ये एक दूसरे के अधिकारों का सम्मान करेगा और वो एक दूसरे के व्यक्तित्व की गरिमा पर नकारात्मक चोट नहीं लाएगा, यानी कि एक दूसरे के व्यक्तित्व की गरिमा का सम्मान करेगा। ये बात यहाँ तक क्या आपके समझ में आ जानी चाहिए। मुझे तो सबसे अच्छा लगता है रॉबर्ट ओवन की ओर से वो ये है। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा रॉबर्ट ओवन है ना, और मैं हमेशा इसको ये कहते आया हूं कि रॉबर्ट ओवन की ओर से, है ना, मान लीजिए मैंने क्या कहा कि पूंजीवाद पर एक सकारात्मक आक्रमण, मान लीजिए मैंने ऐसा कहा कि पूंजीवाद पर क्या है, एक सकारात्मक आक्रमण, पूंजीवाद पर क्या है अभी, एक सकारात्मक आक्रमण, पूंजीवाद पर एक क्या है, सकारात्मक आक्रमण, पूंजीवाद पर आपको क्या लेकर चलना है, एक सकारात्मक आक्रमण लेकर चलना है।
तो मुझे इनकी ओर से जो सबसे अच्छी बात लगी, इन्होंने दो बातें कही। इन्होंने ये कहा, भैया ऐसा है देखिए कि उद्योगों के संचालन का उद्देश्य, बात गहरी है लेकिन पकड़ना, उद्योगों के संचालन का उद्देश्य, उद्योगों के संचालन का उद्देश्य, उद्योगों के संचालन का उद्देश्य, उद्योगों के संचालन का उद्देश्य लाभ का केंद्रीयकरण नहीं होना चाहिए। लाभ का केंद्रीयकरण नहीं होना चाहिए, लाभ का सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए, लाभ का केंद्रीयकरण नहीं होना चाहिए, लाभ का केंद्रीयकरण नहीं होना चाहिए, लाभ का केंद्रीयकरण नहीं होना चाहिए। बहुत ही प्यारी लाइन इन्होंने प्रयोग की है, लाभ का केंद्रीयकरण नहीं होना चाहिए, लाभ का केंद्रीयकरण नहीं होना चाहिए, है ना। तो बात तो वही है कि जनरली जो पूंजीवाद में आपके उद्योगों का संचालन होता है उसमें लाभ का आपको क्या है, सेंट्रलाइजेशन आपको दिखाई पड़ता है, क्योंकि लाभ जाता किसके पास है, पूंजीपति वर्ग के पास चला जाता है। तो खुल के व्यवहार करते हैं, कहते हैं कि उद्योगों के संचालन का जो उद्देश्य है वो लाभ का सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, यहां भी खुल के व्यवहार करेंगे कि उद्योगों के संचालन का उद्देश्य, उद्योगों के संचालन का उद्देश्य, उद्योगों के संचालन का उद्देश्य, यहां भी खुल के व्यवहार करेंगे कि उद्योगों के संचालन का उद्देश्य, है ना, उद्योगों के संचालन का उद्देश्य लाभ का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, 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 लाभ का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। तो ये दो बातें मुझे बहुत अच्छी लगी हैं, यानी कि इस प्रकार के जो सेंटेंसेस हैं उनका प्रयोग करते हुए जो आपके रॉबर्ट ओवन है आपको ये समझाने का कार्य करते हैं कि लाभ पर अधिकार किसी वर्ग विशेष का नहीं, लाभ पर अधिकार किसी वर्ग विशेष का नहीं, लाभ पर अधिकार, खुल के व्यवहार करो, लाभ पर अधिकार किसी वर्ग विशेष का नहीं, लाभ पर अधिकार किसी वर्ग विशेष का नहीं, लाभ पर अधिकार जो है वो किसी वर्ग विशेष का नहीं, किसी वर्ग विशेष का नहीं। यहां आपको बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों क्या है, खुल के व्यवहार करने की आवश्यकता है। अर्थात वो क्या कहने का कार्य कर रहे हैं, अर्थात तो रॉबर्ट ओवन ये समझाने का कार्य करते हैं कि लाभ पर अधिकार, लाभ पर अधिकार, लाभ पर अधिकार कोमा सभी का, कोमा सभी का, कोमा सभी का समान रूप से, कोमा सभी का समान रूप से, कोमा सभी का समान रूप से, है ना। तो आगे जब आप महात्मा गांधी पढ़ने का कार्य करेंगे तो महात्मा गांधी का एक ट्रस्टीशिप का सिद्धांत आपके सामने आता है जिसको उनका समाजवादी दर्शन ही कहा जाता है। तो महात्मा गांधी का जो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत आपके सामने आएगा उसमें भी कुछ इसी प्रकार के विचार क्या हैं हम आपके सामने रखने का कार्य करेंगे। बिल्कुल इसी प्रकार के जो विचार हैं उसके महात्मा गांधी का जो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है वो भी अपने साथ क्या है मेरे प्यारे साथियों जोड़ के चलता है। तो यहाँ रॉबर्ट ओवन की एक कैलकुलेशन हमने की कि वो अपना समाजवादी विचार आपके सामने कैसे लेकर के आते हैं और पूंजीवाद पर क्या किस प्रकार से आक्रमण करने का कार्य करते हैं। ये बातें हमारे हिसाब से क्या है आपके समझ में आ जानी चाहिए, है ना। अब एक व्यक्ति और हैं जिनका नाम संभवतः आपने पढ़ा होगा, इनको कहा जाता चार्ल्स फोरियर। हालांकि नारीवाद में भी जब आप नारीवाद पढ़ेंगे, है ना, हालांकि नारीवाद जैसा सिद्धांत आपके पाठ्यक्रम में नहीं है ना, लेकिन चार्ल्स फोरियर करके एक करैक्टर आते हैं, चार्ल्स फोरियर करके एक करैक्टर आपके सामने आते हैं और चार्ल्स फोरियर जैसे करैक्टर जो हैं ये भी इनको शुरुआत में अगर आप पकड़ना चाहते हैं तो आप इनके संदर्भ में भी तीन प्रकार के व्यवहार करके चलें कि एक सच्चे समाजवादी हैं, नारीवादी भी हैं, लेकिन हम इनको यहां पर क्या है समाजवादी के रूप में लेके चलेंगे। एक सच्चे समाजवादी हैं, एक सच्चे समाजवादी, एक सच्चे क्या है भाई समाजवादी हैं, एक सच्चे समाजवादी हैं। इसका मतलब क्या हुआ, पूंजीवाद के आलोचक,
इसका मतलब क्या हुआ? पूंजीवाद के आलोचक। इसका मतलब क्या हुआ? पूंजीवाद के आलोचक। इसका मतलब क्या हो जाता है? पूंजीवाद के आलोचक। इसका मतलब क्या हो जाता है? पूंजीवाद के आलोचक, है ना। अब यहां पर क्या है, इनके एक सिद्धांत का आपको सहारा लेना पड़ेगा। इन्होंने एक्चुअली क्या है, ये बुक नहीं है, ये क्या है, एक सिद्धांत है, यानी कि इनकी ओर से क्या है, आप एक सिद्धांत को कैलकुलेट करने का कार्य करेंगे। ये किताब नहीं है, बल्कि क्या है, एक प्रकार का सिद्धांत माना जाता है। और इस सिद्धांत को आप क्या कहेंगे? द थ्योरी ऑफ, क्या कहेंगे? द थ्योरी ऑफ, द थ्योरी ऑफ, द थ्योरी ऑफ फोर, द थ्योरी ऑफ फोर मूवमेंट्स, द थ्योरी ऑफ फोर मूवमेंट्स। ये इनकी कोई किताब नहीं है, बल्कि इनका क्या है, एक प्रकार का सिद्धांत है। तो हो सकता है कि आपका जो एग्जामिनर है वो समाजवाद को कैलकुलेट करते हुए आपसे ये पूछ बैठे कि इस प्रकार के सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो किसकी ओर से किया गया। तो आपको चुपके से बता देना है कि इस प्रकार के सिद्धांत का जो प्रतिपादन है ना, वो किसकी ओर से किया गया है? चार्ल्स फोरियर की ओर से किया गया है। और चार्ल्स फोरियर को आप नारीवादी तो मानेंगे ही मानेंगे, वो तो क्लियर है। लेकिन जो आपके चार्ल्स फोरियर हैं वो समाजवादी भी हैं और सच्चे समाजवादी हैं, और आपको पूंजीवाद के जो आलोचक हैं उनके रूप में भी क्या है, आपको लेकर के चलना है। अब ये जो सिद्धांत है जो मैंने आपके सामने रखा, जिसका नाम क्या बताया गया? द थ्योरी ऑफ फोर मूवमेंट्स बताया गया। तो अब इसी को आधार बनाकर हम कहेंगे कि अपने इसी सिद्धांत के माध्यम से, अपने इसी सिद्धांत के माध्यम से, अपने इसी सिद्धांत के माध्यम से, अपने इसी सिद्धांत के माध्यम से एक आदर्श समाज का विचार प्रस्तुत किया, 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 एक आदर्श समाज का विचार प्रस्तुत किया। खुल के कहो, एक आदर्श समाज का विचार प्रस्तुत किया, एक आदर्श समाज का विचार प्रस्तुत किया। ठीक है। और साथ ही साथ यहां पर आपको यह भी तो जोड़ के चलना पड़ेगा कि उन्होंने अपने इस सिद्धांत के माध्यम से जिस आदर्श समाज का विचार प्रस्तुत किया है, तो यहां पर खुल के यह भी व्यवहार करने की आवश्यकता है पूंजीवाद के विरोध में। यहां पर खुल के आपको यह भी व्यवहार करने की आवश्यकता है कि किसके अगेंस्ट किया, तो आप क्या कहेंगे? पूंजीवाद के विरोध में। बिल्कुल खुल के व्यवहार करो। आप क्या कहेंगे? पूंजीवाद के विरोध में। आपको क्या कहना है मेरे प्यारे साथियों? पूंजीवाद के विरोध में बिल्कुल खुल के व्यवहार करने का आवश्यकता है। और देखो एक बात, ये सवाल कई बार आ चुका है कि ये जो आपके चार्ल्स फोरियर है, चार्ल्स फोरियर का जो आपका आदर्श समाज है, चार्ल्स फोरियर का जो आपका आदर्श समाज है, तो आदर्श समाज का नामकरण भी कई बार आपसे पूछा जाता है। आदर्श समाज का नोमेनक्लेचर यानी कि नामकरण भी कई बार आपसे पूछा जाता है। तो इनके आदर्श समाज को क्या कहा जाता है? फेलिनेक्स कहा जाता है। फेलिनेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेलिनेक्स कहा जाता है। ये जो आपका सवाल है कि भाई चार्ल्स फोरियर के आदर्श समाज को क्या कहा गया, तो चार्ल्स फोरियर के आदर्श समाज को फेलिनेक्स कहा गया। ये कई बार आप लोगों के परीक्षाओं में क्या है, सवाल पनप चुका है। बिल्कुल कई बार क्या है, ये सवाल आपकी परीक्षाओं में पनप चुका है। अब ये कुछ अलग ही बात कर रहे हैं। चार्ल्स फोरियर क्या कहते हैं? पहले इस बात को समझो कि चार्ल्स फोरियर आपको क्या कहते हैं। चार्ल्स फोरियर कहते हैं कि भाई देखिए ऐसा है कि मेरा जो आदर्शवादी समाज होगा या मेरा जो आदर्श समाज होगा, गौर करना कि आपको कहां लेके जा रहे हैं, कि मेरा जो आदर्श समाज होगा, मेरे आदर्श समाज में इनके सेंटेंसेस क्या देखे, वकील। मेरे आदर्शवादी समाज में क्या है, वकील का कोई स्थान नहीं होगा। मेरे आदर्शवादी समाज में क्या है, वकील का कोई स्थान नहीं होगा। मेरे आदर्शवादी समाज में क्या है, पुलिस का कोई स्थान नहीं होगा। मेरे आदर्शवादी समाज में वकील का कोई स्थान नहीं होगा। और मेरे आदर्शवादी समाज में क्या है, पुलिस का कोई स्थान नहीं होगा। और मेरे आदर्शवादी समाज में क्या है, सेना का भी कोई इस्तेमाल नहीं होगा। सेना का भी क्या है, कोई इस्तेमाल नहीं होगा। तो मुझे तो ये लगता है, जैसे मैंने हमेशा इस बात को ऐसे ही समझा भी है,
कि चार्ल्स फोरियर अगर ये कहते हैं कि हमारा जो आइडियल स्टेट होगा उसको हम क्या कहेंगे, फेलेनक्स कहेंगे, और उसमें साफ साफ कहते हैं कि वकील का कोई स्थान नहीं होगा, पुलिस का कोई स्थान नहीं होगा, सेना का कोई स्थान नहीं होगा, तो कहने के जो आपके चार्ल्स फोरियर हैं बिल्कुल आपको उसी रास्ते पर लेकर जाते हैं जैसा महात्मा गांधी आपको क्या है राम राज्य के सिद्धांत के रास्ते पर क्या है लेकर के चले थे। देख लो, वकील का कोई स्थान नहीं होगा, पुलिस का कोई स्थान नहीं होगा, सेना का कोई स्थान नहीं होगा, तो मतलब क्या है मैं अभी आपको समझाऊंगा, लेकिन अभी ओरली आपको इस समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि अपने इस आदर्श समाज की ओर से जिसका नाम क्या है, फेलेनक्स है। तो जो हमारे चार्ल्स फोरियर महोदय हैं ये हमको किस यात्रा पर लेकर के जाते हैं भैया, ये हमको एक ऐसी यात्रा पर लेकर के जाते हैं जैसा महात्मा गांधी हमको क्या है राम राज्य की यात्रा पर लेकर के गए थे। अब इसको पकड़ने का तरीका क्या होगा, तो इसको पकड़ने का मतलब यह होगा, जैसे करेक्टर का नाम आपने क्या बनाया, चार्ल्स फोरियर। करेक्टर कौन है आपके सामने, मान लीजिए आपने क्या कहा, चार्ल्स फोरियर। चार्ल्स फोरियर आपके सामने क्या बने हुए हैं, यहां पर करेक्टर बने हुए हैं। चार्ल्स फोरियर क्या है भी, यहां पर आपके सामने क्या करेक्टर बने हुए हैं, डजंट मैटर। चार्ल्स फोरियर का जो आपका आदर्श समाज है, तो आदर्श समाज के बारे में आपको क्या पता पड़ा कि आदर्श समाज को आपने क्या कहा, फेलेनक्स कहा। आदर्श समाज को आपने क्या कहा, फेलेनक्स कहा। आदर्श समाज को आपने क्या कहा, फेलेनक्स कहा। लेकिन आपने ये जो कहा, गौर करना, आपने ये जो कहा कि मेरे आदर्शवादी समाज में क्या है, ना तो वकील का कोई स्थान होगा, मेरे आदर्शवादी समाज में ना तो वकील का कोई स्थान होगा, ना ही क्या है पुलिस का कोई स्थान होगा, ना ही क्या है पुलिस का कोई स्थान होगा, और ना ही क्या है सेना का कोई स्थान होगा, ना ही क्या है सेना का कोई स्थान होगा। तो ऐसा व्यवहार करके असल में जो हमारे चार्ल्स फोरियर महोदय हैं वो हमको क्या समझाना चाहते हैं, तो यहीं पर मैं एक कंक्लूजन आपको देना चाहूंगा कि वो आपको एक्चुअली क्या समझाना चाहते हैं। तो ऐसा व्यवहार करके चार्ल्स फोरियर महोदय ये समझाना चाहते हैं कि उनका जो आदर्श समाज होगा, है ना, उनका जो आदर्श समाज होगा, इसको ऐसे लिख लेते हैं कि उनके आदर्श समाज, उनके आदर्श समाज, उनके आदर्श समाज के मानव, उनके आदर्श समाज के मानव, उनके आदर्श समाज के मानव का व्यवहार, उनके आदर्श समाज के मानव का व्यवहार नियंत्रित होने का विषय नहीं, 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 नियंत्रित होने का विषय नहीं। क्योंकि मामला एकदम ओपन है कि भैया अगर वो आपको ये समझाना चाहते हैं कि मेरा जो आइडियल स्टेट होगा, मेरा जो आइडियल सोसाइटी होगा, तो मेरा जो आदर्श समाज होगा, तो मेरे आदर्श समाज में ना तो वकील का कोई स्थान होगा, ना ही पुलिस का कोई स्थान होगा, और ना ही सेना का कोई स्थान होगा। तो इसका भाव क्या निकलता है, इसका मतलब ये निकल के आता है कि उनके आदर्श समाज के मानव का व्यवहार नियंत्रित होने का जो विषय है, नियंत्रित होने का जो विषय है वो नहीं माना जाएगा, नियंत्रित होने का जो विषय है वो नहीं माना जाएगा, है ना। क्योंकि मामला साफ साफ है कि वो आपको एक्चुअली ये समझाना चाहते हैं कि मेरी जो आइडियल सोसाइटी है, यानी कि मेरा जो आदर्श समाज है, वो आपको यहां पर यही समझाना चाहते हैं कि मेरा जो आदर्श समाज है, तो मेरे आदर्श समाज का जो मानवीय समुदाय है, मेरे आदर्श समाज का जो मानवीय समुदाय है, मेरे आदर्श समाज का जो मानवीय समुदाय है, तो मानवीय समुदाय है ना, तो साफ साफ कहा कि वकील नहीं होगा, पुलिस नहीं होगा, सेना नहीं होगा। तो आप यहां पर यह व्यवहार कर सकते हैं कि वो अपने मानवीय समुदाय को क्या कहेंगे, है ना, वो अपने मानवीय समुदाय के साथ क्या है पारस्परिक संघर्षों का ग्राउंड जोड़ करके नहीं चल रहे हैं। एक बात तो आप यही कहेंगे, वो अपने मानवीय समुदाय के साथ क्या है पारस्परिक संघर्ष का ग्राउंड जोड़ कर नहीं चलते हैं, पारस्परिक संघर्ष का ग्राउंड जोड़ कर नहीं चलते हैं। वो अपने मानवीय समुदाय के साथ क्या है मेरे प्यारे साथियों, पारस्परिक सहयोग का ग्राउंड जोड़ के चल रहे हैं, पारस्परिक सहयोग का ग्राउंड जोड़ के चल रहे हैं, पारस्परिक सहयोग का जो ग्राउंड है उसको जोड़ के चल रहे हैं, पारस्परिक सहयोग का जो ग्राउंड है उसको जोड़ के चल रहे हैं। और ये भी कह देने में कोई समस्या नहीं है कि वो अपने आदर्श समाज के मानवीय समुदाय को, है ना, क्या कहते हैं,
वो ये भी कहने का कार्य करते हैं कि यह मानवीय समुदाय नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण होगा। यह मानवीय समुदाय नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण होगा। यह मानवीय समुदाय नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण होगा। नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण होगा। यह मानवीय समुदाय क्या है? नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण होगा। नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण होगा। और देखो, जब उनके आदर्श समाज का जो मानवीय समुदाय है वो नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण होगा, तो अपने आप ही क्या है? यह मानवीय समुदाय पारस्परिक संघर्षों के ग्राउंड को नहीं अपनाएगा और यह मानवीय समुदाय पारस्परिक सहयोग के ग्राउंड को अपनाएगा। और मैंने कहा कि ये बिल्कुल ऐसा ही व्यवहार है जैसा महात्मा गांधी का राम राज्य का सिद्धांत है। तो महात्मा गांधी भी अपने राम राज्य के सिद्धांत के माध्यम से कुछ इसी प्रकार की बातें करते हुए नजर आएंगे। तो आप बात को पकड़ो, वकील की आपको आवश्यकता नहीं है, पुलिस की आपको आवश्यकता नहीं है, सैनिक की आपको आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा तो नहीं है कि आपका जो आदर्शवादी समाज है उसके अंदर मानव नहीं दिखाई पड़ेगा, मानव तो अवश्य दिखाई पड़ेगा। तो यदि आप अपने आदर्शवादी समाज को वकील नहीं देना चाहते, पुलिस आप नहीं देना चाहते, सेना आप नहीं देना चाहते, तो हमें तो यही समझ में आता है कि आप अपने आदर्शवादी समाज के मानवीय समुदाय के अंदर के जो लोग आपको दिखाई पड़ेंगे, आप ये प्रमाणित करना चाहते हैं कि उनके व्यवहार पर किसी भी प्रकार का कोई कंट्रोल लाने की आवश्यकता नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वो कहीं ना कहीं ये समझाने का कार्य करते हैं कि मेरा जो आदर्शवादी समाज है उसके अंदर का जो मानवीय समुदाय है वो नैतिक मूल्य से परिपूर्ण होगा। और जब वो नैतिक मूल्य से परिपूर्ण होगा तो उसका व्यवहार अपने आप ही कैसा हो जाएगा? पारस्परिक सहयोग पर आधारित हो जाएगा। वो पारस्परिक संघर्ष को अपना करके नहीं चलेगा। और अब खुल के ये बात कहने का मौका आपको मिलेगा कि जब उनके आदर्शवादी समाज का मानव यानी कि मानस नैतिक मूल्य से परिपूर्ण होगा, तो खुल के कह दो कि नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण व्यवहार को, 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 नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण व्यवहार को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं, नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं, नियंत्रित करने की आवश्यकता, नियंत्रित करने की आवश्यकता, नियंत्रित करने की आवश्यकता, खुल के कहो, नियंत्रित करने की आवश्यकता पड़ती ही नहीं, नियंत्रित करने की आवश्यकता पड़ती ही नहीं, नियंत्रित करने की जो आवश्यकता है पड़ती ही नहीं, नियंत्रित करने की आवश्यकता पड़ती ही नहीं, नियंत्रित करने की आवश्यकता पड़ती ही नहीं। तो वही तो ये आपको समझाना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने मामले को आपके सामने रखा है, तो मामले में आपको क्या भाव लेकर के चल रहा है ना। तो ये मामला रहा कि सबसे पहले आज के डिस्कशन में हमने आपको ये बताया कि पूंजीवाद के नकारात्मक पक्षों को आप कैसे उजागर करके चलेंगे, और यहाँ पर नकारात्मक पक्षों को हमने उजागर किया। साथ ही साथ हमने 3 समाजवादियों की कैलकुलेशंस यहाँ पर कैलकुलेट की हैं। हेनरी साइमन को हमने आपके सामने रखा, रॉबर्ट ओवन को हमने आपके सामने रखा, और चार्ल्स फोरियर को भी क्या है हमने आपके सामने रखा। और ये तीनों क्या है अपनी अलग अलग प्रकार की कैलकुलेशन कर रहे हैं, लेकिन क्या है समाजवाद की ओर से कर रहे हैं, पूंजीवाद में परिवर्तन चाहते हैं, है ना, पूंजीवाद में परिवर्तन चाहते हैं। अब परिवर्तन हल्का भी हो सकता है, परिवर्तन गहरा भी हो सकता है। जैसे हेनरी साइमन क्या है पूंजीवाद में हल्के परिवर्तन के समर्थक रहे, लेकिन जो आपके रॉबर्ट ओवन है या जो आपके चार्ल्स फोरियर हैं ये पूंजीवाद में गंभीर परिवर्तन या गहरे परिवर्तनों के समर्थक रहे, क्योंकि इन्होंने अपने अपने आदर्शवादी समाजों का विचार आपके सामने रखा, और वो विचार किसके अगेंस्ट रहा? वो पूंजीवाद के अगेंस्ट रहा। तो यहाँ आप खुल के ये भी कह सकते हैं कि रॉबर्ट ओवन जो हैं वो पूंजीवाद को हटाना चाहते हैं और अपने आदर्शवादी समाज को लागू करना चाहते हैं। आप यहाँ ये भी कह सकते हैं कि जो आपके चार्ल्स फोरियर हैं वो पूंजीवाद को हटाना चाहते हैं और अपने आदर्शवादी समाज को क्या है यहाँ पर लागू करना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर के मेरे प्यारे साथियों, हम तो यहाँ से यही मान के चलेंगे कि आज की चर्चा भी आपको उतना ही लाभ दे करके चलेगी जितना हमेशा आपने अपने आप को लाभान्वित किया होगा। नेक्स्ट वीक से आप लोगों के प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट हो रहे हैं, तैयार रहें।
सवाल अपनी गहराइयां लेकर के आपके सामने आएंगे। हालांकि प्रैक्टिस सेशन इसी वीक से स्टार्ट होना था, लेकिन हमें कुछ व्यवस्थाओं को बनाना पड़ा, और जब नई प्रकार की व्यवस्थाएं बनती हैं तो अचानक से नए परिवर्तनों को भी नहीं अपनाना चाहिए। तो हमने सोचा है कि ये वीक तो आपका चला ही गया, अब नेक्स्ट वीक से क्या है, आपके प्रैक्टिस सेशन भी स्टार्ट होंगे, और प्रैक्टिस सेशन में अभी जो हमारा ध्यान रहेगा वो पॉलिटिकल थ्योरीज पर रहेगा। राजनीतिक सिद्धांतों की दुनिया के आलोक में जो भी अलग अलग प्रकार की शब्दावलियों का जिक्र आपके सामने किया गया है, उन तमाम प्रकार की शब्दावलियों का आत्मसातीकरण करते हुए बेहतरीन सवालों का वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंटेशन आपके सामने होगा। हम चाहेंगे कि आप उन तमाम प्रकार के जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, आप उनको वेरी पॉजिटिवली क्या है अप्रोच करने का कार्य करेंगे, और सेशन के साथ क्या है जुड़ने का भी कार्य करेंगे। तो कुल मिलाकर के मेरे प्यारे साथियों, इन्हीं सकारात्मक शब्दावलियों के आलोक में हम आज की चर्चा को थोड़ा विराम देना चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।